नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आँख की किरकिरी का 10वां अध्याय। आँख की किरकिरी के आगे 9 अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी की अन्य कहानियों का लिंक भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आँख की किरकिरी का 10वां अध्याय। उस दिन फागुन की बसंती बयार आई। बड़े दिनों के बाद आशा शाम को छत पर चटाई बिछाकर बैठी। मध्यम रोशनी में एक मासिक पत्रिका में छपी हुई एक धारावाहिक कहानी पढ़ने लगी। एक जगह जब कहानी का नायक काफी दिनों बाद पूजा की छुट्टी में अपने घर लौट रहा था कि डकैतों के चंगुल में फंस गया। आशा का दिल धड़क उठा। इधर ठीक उसी समय नायिका सपना देखकर रोती हुई जाग पड़ी। आशा के आंसू रोके न रुके। वह कहानियों की बड़ी उदार समालोचक थी। जो भी कहानी पढ़ती वह उसे अच्छी लगती। विनोदिनी को बुलाकर कहती, भाई आँख की किरकिरी मेरे सिर की कसम रही, इस कहानी को पढ़ देखना, ऐसी ही है। पढ़कर रोते रोते बेदम। विनोदिनी की अच्छे बुरे की कसौटी से आशा के उमंग उत्साह को बड़ी चोट पहुंचती। महेंद्र को वह कहानी पढ़ाने का निश्चय करके गीली आंखों से उसने पत्रिका बंद की। इतने में महेंद्र आ गया। महेंद्र बोला, छत पर अकेली किस भाग्यवान को याद कर रही हो? आशा नायक नायिका की बात भूल गई। उनसे पूछा, आज तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है क्या? नहीं, तबीयत तो ठीक है, महेंद्र ने कहा। आशा, फिर तुम मन ही मन जो कुछ सोच रहे हो मुझे साफ साफ बताओ। आशा के डिब्बे में से एक पान निकालकर खाते हुए महेंद्र ने कहा, मैं यह सोच रहा था कि तुम्हारी बेचारी मौसी ने ना जाने कब से तुम्हें नहीं देखा। अचानक ही तुम एक दिन वहां पहुंच जाओ तो वे कितनी खुश हो जाएं। आशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी ओर ताकती रही। वह समझ ना सकी कि एकाएक फिर क्यों यह बात महेंद्र के मन में आई। आशा को चुप देखकर महेंद्र ने पूछा, तुम्हारी जाने की इच्छा नहीं होती है क्या? इस बात पर का जवाब देना कठिन था। मौसी से मिलने की इच्छा भी होती है और महेंद्र को छोड़कर जाने का दिल भी नहीं चाहता। आशा बोली, कॉलेज की छुट्टियां होने पर जब तुम चलोगे मैं साथ चलूंगी। महेंद्र, छुट्टियों में भी जाने की गुंजाइश नहीं है, इम्तिहान की तैयारी करनी है। आशा, फिर रहने दो, ना गई तो क्या? रहने क्यों दे? तुमने ही तो जाना चाहा था, जाओ। नहीं, मेरी अब इच्छा नहीं है जाने की। अभी अभी उस दिन तो ऐसी जबरदस्त इच्छा थी और अचानक इच्छा गायब हो गई। आशा नजर झुकाए बैठी रही। विनोदिनी से सुलह के लिए मौका ढूंढते हुए महेंद्र का मन भीतर ही भीतर अधीर हो उठा था। आशा को चुपचाप देखकर नाहक ही उसे गुस्सा आ गया। बोला, मुझ पर तुम्हें किसी तरह का शुभा है क्या कि आंखों की निगरानी में रखना चाहती हो मुझे? आशा की स्वाभाविक नम्रता, कोमलता और धीरजता महेंद्र की बर्दाश्त से बाहर हो गई। अपने आप बोला, मौसी के यहाँ जाने की इच्छा है, यह कहो कि मैं जा ही रहूंगी, जैसी भी हो। कभी हाँ तो कभी नहीं, कभी चुप, यह क्या करती रहती हो? महेंद्र की ऐसी रुखाई से आशा अचरज में पड़ी डर गई। लाख कोशिश करने पर भी उसे कोई जवाब ना सूझा। समझ ही ना पाती थी कि क्यों महेंद्र कभी तो इतना आदर करता है, फिर अचानक बेरहम सा बन जाता है। इस तरह आशा के लिए महेंद्र जितना ही दुर्बोध बनता जाता, आशा उतना ही धड़कते कलेजे से भय और प्यार से उसे ज्यादा जगड़ती जाती। वह महेंद्र पर शक करे और उसे आंखों की निगरानी में रखना चाहती है, यह कोई कठोर उपहास है कि निर्दय संदेह? कसम खाकर इसका प्रतिवाद करना जरूरी है कि उसे हंसकर टाल जाए। आशा थी और अब भी चुप रहते देखकर अधीर महेंद्र तेजी से उठकर चला गया। फिर कहाँ तो रहा कहानी का नायक और कहाँ गई नायिका। सूर्यास्त की आभा अंधेरे में खो गई। सांझ वाली बसंती बयार जाती रही और सर्द हवा चलने लगी। फिर भी आशा उसी चटाई पर लेटी रही। जब बहुत देर बाद वह कमरे में गई तो देखा महेंद्र ने उसे बुलाया भी नहीं और सो गया। मन में आया, स्नेहमयी मौसी की तरफ से उसे उदासीन देखकर महेंद्र मन ही मन शायद उसे घृणा करता है। खाट पर जाकर आशा ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए। इससे महेंद्र करुणा से विगलित हो गया और उसने उसे खींच लेने की कोशिश की, लेकिन आशा बिल्कुल ना उठी। उसने कहा, मुझसे कोई कसूर हुआ तो मुझे माफ़ करो। महेंद्र ने पिघल कर कहा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है चुन्नी, मैं ही बड़ा पाखंडी हूँ, इसलिए नहा कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। इस पर आशा की आंखें बरसती हुई महेंद्र के पैरों को भिगोने लगी। महेंद्र उठ बैठा, अपनी बाहों में उसे कसकर पास से सुलाया।
रुलाई का वेग कुछ कम हुआ तो आशा बोली, भला मौसी को देखने जाने को जी नहीं चाहता मेरा, लेकिन तुम्हें छोड़कर जाने को भी तो मन नहीं होता, इसी से जाना नहीं चाहती। तुम इससे नाराज मत हो। आशा के गीले गालों को धीरे धीरे पहुँचते हुए महेंद्र ने कहा, भला यह भी कोई नाराज होने की बात है? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, इस पर मैं नाराज हूँ। खैर, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, अब मैं काशी जरूर जाऊंगी। क्यों? मैं तुम पर संदेह कर रही हूँ इसलिए नहीं जाती। जब यह बात एक बार तुम्हारे मुंह से निकल गई तो कुछ दिनों के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। महेंद्र, अरे पाप मैंने की है और प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन कहीं ना कहीं पाप मुझसे हुआ है, नहीं तो ऐसी बात उठती क्यों? जिन बातों को मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती, आखिर वे बातें क्यों सुननी पड़ रही हैं? महेंद्र, इसलिए कि मैं कितना बुरा हूं इसका तुम्हें पता नहीं। आशा ने परेशान होकर कहा, फिर ऐसा ना कहो, मगर काशी अब मैं जरूर जाऊंगी। महेंद्र ने हंसकर कहा, तो जाओ, लेकिन तुम्हारी नजरों की ओट में मैं अगर बिगड़ जाऊं तो? इतना डराने की जरूरत नहीं, मानो मैं इस विचार से ही घबरा रही हूं। महेंद्र, लेकिन सोचना चाहिए, लापरवाही से अपने ऐसे स्वामी को अगर तुम बिगाड़ दो तो दोष किसे दोगी? दोष कम से कम तुम्हें ना दूंगी, बेफिक्र रहो। ऐसे में मैं अपना दोष मान लोगी? 1000 बार मान लूंगी। ठीक है, मैं कल तुम्हारे बड़े चाचा जी से मिलकर सब तय कराऊंगा। और महेंद्र ने कहा, अब रात बहुत हो गई है, करवट बदलकर सो गया। जरा देर बाद फिर इधर पलटकर अचानक क्या उठा, चुन्नी रहने भी दो, ना भी जाओगी तो क्या हो जाएगा? अब मनाई क्यों? अब अगर एक बार मैं जा ना पाई तो मेरे बदन से तुम्हारी ये झड़की हमेशा लगी रहेगी। 2 ही 4 दिन के लिए सही, मुझे भेज दो। महेंद्र बोला, अच्छा। वह फिर करवट बदलकर सो गया। काशी जाने से एक दिन पहले आशा ने विनोदिनी के गले से लिपटकर कहा, भाई किरकिरी, मेरा बदन छूकर एक बात बताओ। विनोदिनी ने कहा, कौन सी? आशा, पता नहीं आजकल तुम कैसी तो हो गई हो, मेरे पति के सामने तुम निकलना ही नहीं चाहती। विनोदिनी, क्यों नहीं चाहती? यह क्या तू नहीं जानती? उस दिन महेंद्र बाबू ने बिहारी बाबू से जो कुछ कहा तूने अपने कानों नहीं सुना? जब ऐसी बातें होने लगी तो फिर कमरे से क्या निकलना ठीक नहीं है। आशा ये समझ रही थी और ये बातें कैसी शर्मनाक है। फिलहाल उसने अपने मन से यह भी समझा है कि तू भी बोली बातें तो ऐसी जाने कितनी उठती हैं, उन्हें अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो फिर प्यार क्या? तुम्हें यह सब भूलना पड़ेगा। विनोदिनी, ठीक है, भूल जाऊंगी। आशा, मैं कल काशी जा रही हूँ, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। जैसे भागती फिरती हो ऐसा करने से ना चलेगा। विनोदिनी चुप रही। उसकी हथेली दबाकर आशा ने कहा, मेरे सिर की कसम, वचन तुम्हें देना ही पड़ेगा। विनोदिनी बोली, अच्छा। एक और चांद डूबता है, दूसरी ओर सूरज उगता है। आशा चली गई, लेकिन महेंद्र के नसीब में अभी तक विनोदिनी के दर्शन नहीं। महेंद्र डोलता फिरता जब तब किसी बहाने माँ के कमरे में पहुंच जाता, लेकिन विनोदिनी उसे पास आने का कोई मौका ही न देती। महेंद्र को ऐसा उदास देखकर राजलक्ष्मी सोचने लगी, बहू चली गई इसलिए महेंद्र को कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब महेंद्र के सुख दुख के लिहाज से माँ जैसे गैर से ही हो गई। हालांकि इस बात के जहन में आते ही उसे मर्मांतक कष्ट हुआ, फिर भी महेंद्र को उदास देखकर चिंतित हो गई। उन्होंने विनोदिनी से कहा, इस बार इन्फ्लुएंजा के बाद मुझे दमा जैसा कुछ हो गया, बार बार सीढ़ियाँ चढ़कर मुझसे ऊपर जाते नहीं बनता। महेंद्र के खाने पीने का ख्याल तुम्ही को रखना है बिटिया, उसकी हमेशा की आदत है, किसी के जतन के बिना महेंद्र रह नहीं सकता। देखो तो बहू के जाने के बाद उसे पता नहीं क्या हो गया और बहू की भी बलिहारी, वह चली गई। विनोदिनी, जरूरत क्या है बुआ? राजलक्ष्मी, अच्छा कोई ज़रूरत नहीं, मुझसे जो हो सकेगा वही करूँगी। और वह उसी समय महेंद्र के ऊपर वाले कमरे की झाड़ पोंछ करने लगी। विनोदिनी कह उठी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम मत जाओ, मैं ही जाती हूँ। मुझे माफ़ करो बुआ, जैसा तुम कहोगी करूँगी। राजलक्ष्मी लोगों की बातों की कतई परवाह नहीं करती। पति की मृत्यु के बाद से दुनिया और समाज में उन्हें महेंद्र के सिवा और कुछ नहीं पता। विनोदिनी ने जब समाज की निंदा का इशारा किया तो वह खींच उठी। जन्म से महेंद्र को देखती आई है, उसके जैसा लड़का भला कहाँ मिलता है। जब कोई उसकी आलोचना करता तो राजलक्ष्मी से रहा न जाता। उन्हें लगता कि इसी पल उसकी जबान गल क्यों नहीं रही। महेंद्र कॉलेज से लौटा और आज अपने कमरे को देखकर ताज्जुब में पड़ गया। दरवाज़ा खुलते ही चंदन और धूप की खुशबू से घर महक उठा। मसहरी में रेशमी झालर, बिछौने पर थप थप धुली चादर और पुराने तकिए की बजाय दूसरा रेशमी फूल कड़ा चौकोर तकिया। उसकी खूबसूरत कढ़ाई विनोदिनी की काफ़ी दिनों की मेहनत का फल था। आशा उससे पूछा करती थी, ये चीज़ें तू बनाती आखिर किसके लिए है किरकिरी?
विनोदिनी हंसकर कहती, अपनी चिता की सेज के लिए, मरण के सिवा अपने सुहाग के लिए है भी कौन। दीवार पर महेंद्र की जो तस्वीर थी उसके फ्रेम के चारों कोनों पर बड़ी कुशलता से रेशमी गांठें बांधी गई थी। नीचे की तिपाई पर फूलदानियों में गुलदस्ते, मानो महेंद्र की प्रतिमूर्ति को किसी अनजाने भक्त की पूजा मिली हो। कुल मिलाकर घर की शक्ल ही बदल गई। खाट पहले जहाँ थी वहाँ से थोड़ी खिसकी हुई थी। कमरे को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। खाट के पास की 2 बड़ी अलमारियों में कपड़े डालने से एक ओट जैसी हो गई थी, जिससे फर्श पर बैठने का बिछौना और रात को सोने की खाट अलग अलग हो गई थी। कांच की जिस अलमारी में आशा की शौकिया सजावट थी, खिलौने थे, उसके कांच पर अंदर से लाल कपड़ा जड़ दिया गया। अब कुछ न दिखता था। कमरे के पुराने इतिहास की जो भी निशानी थी, नए हाथ की नई सजावट से वह ढक गई थी। थका मांदा महेंद्र फर्श के साफ सुथरे बिछौने पर लेट गया। तकिए पर माथा रखते ही एक मीठी सी खुशबू मिली। तकिए की रुई में नाग केसर का पराग और कुछ इत्र डाला गया था। महेंद्र की आंखें झपाई। लगा, इस तकिए पर जिन हाथों की कला कुशलता की छाप पड़ी है, मानो उसी की चंपा कली सी उंगलियों की सुगंध आ रही है। इतने में चांदी की तश्तरी में फल फूल और कांच के गिलास में बर्फ डला अनानास का शरबत लिए नौकरानी आई। महेंद्र ने बड़ी ही तृप्ति से खाया। बाद में चांदी के डिब्बे में पान लेकर विनोदिनी आई। बोली, इधर कई दिन से मैं खाने के समय ना आ पाई, माफ़ करना, और जो कुछ चाहे सो करो, मगर मेरे सिर की कसम रही, मेरी आँख की किरकिरी को यह मत लिख भेजना कि तुम्हारी देखभाल ठीक से नहीं हो रही है। जहाँ तक मुझसे बनता है करती हूँ। विनोदिनी ने पान का डिब्बा महेंद्र की तरफ बढ़ाया। पान में भी आज केवड़े की खुशबू थी। महेंद्र ने कहा, सेवा जतन के मामले में कभी कभी ऐसी कमी रहना भी अच्छा है। विनोदिनी, क्यों भला? महेंद्र, बाद में उलाहना देकर ब्याज समेत वसूलने की गुंजाइश रहती है। महाजन जी, तो सूद कितना? महेंद्र ने कहा, खाने के समय हाजिर ना रही तो बाद में हाजिर होने के बाद भी बकाया रह जाएगा। विनोदिनी बोली, ऐसा कड़ा हिसाब है तुम्हारा कि देखती हूँ तुम्हारे हाथों पड़ जाने पर छुटकारा नहीं। महेंद्र, हिसाब कड़ा तो उसे कहते हैं जब वसूला जा सके। यदि वसूल ही ना पाओ तो हिसाब तो रखना अपने पास। विनोदिनी ने कहा, वसूल करने योग्य है भी क्या, मगर कैद तो कर ही रखा है। और मजाक को एकाएक गंभीर बनाते हुए उसने एक लंबी सांस छोड़ी। महेंद्र ने भी गंभीर होकर कहा, तो ये कैद खाना है क्यों? ऐसे में रोज की तरह बैरा तिपाई पर बत्ती रख गया। अचानक आंख पर रोशनी पड़ी तो हाथ की ओट करके नजर झुकाई विनोदिनी ने कहा, क्या पता भाई, बातों में तुमसे कौन जीते, मैं चली। महेंद्र ने अचानक कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, बंधन जब बांध ही लिया है तो फिर जाओगी कहाँ? विनोदिनी, छी छोड़ो, जिसके भागने का कोई रास्ता नहीं उसे बांधने की कोशिश कैसी? जबरदस्ती हाथ छुड़ाकर विनोदिनी चली गई। महेंद्र सुगंधित तकिए पर सिर रखे बिछावन पर पड़ा रहा। उसके कलेजे में खलबली मच गई। सूनी सांझ, सूना कमरा, नव वसंत की बयार। विनोदिनी का मन मानो पकड़ में आया आया लगा। महेंद्र अब अपने को संयमित नहीं कर पाएगा। जल्दी से उसने बत्ती बुझा दी, दरवाजा बंद कर दिया और समय से पहले ही बिस्तर पर सो गया। बिछावन भी तो यह पिछले वाला नहीं। 4-5 गद्दे पड़े थे, काफ़ी नरम। एक खुशबू यहाँ भी अगरू की, खसकी या काहे की थी, ठीक ठीक समझ में नहीं आया। महेंद्र बार बार इस उस करवट लेटने लगा, मानो कोई भी पुरानी एक निशानी मिले कि उसे जकड़ ले, मगर कुछ हाथ ना आया। रात के 9 बजे दरवाजे पर दस्तक पड़ी। बाहर से विनोदिनी ने कहा, भाई साहब आपका भोजन, दरवाज़ा खोलिए। महेंद्र जल्दी से उठा और दरवाज़ा खोलने के लिए कुंडी पर हाथ लगाया, लेकिन दरवाजे को खोला नहीं। फर्श पर पट पड़ गया। बोला, नहीं मुझे भूख नहीं है। बाहर से घबराहट भरी आवाज़ आई, तबीयत तो खराब नहीं, पानी ला दूँ और कुछ चाहिए? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको हमारी कसम। क्या हुआ बताओ? अच्छा चलो, तबीयत खराब है, कुंडी तो खोलो। नहीं खोलूंगा, तुम जाओ। महेंद्र फिर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया और आशा की स्मृति को सूनी सेज पर टटोलने लगा। लाख कोशिश करने पर भी जब नींद ना आई तो दवात कलम लेकर आशा को खत लिखने बैठा। लिखा, आशा, अब और ज़्यादा दिन मुझे अकेला मत छोड़ो। तुम्हारे ना रहने से मेरी सारी प्रवृत्तियाँ जंजीर तोड़कर मुझे ना जाने कहाँ खींच ले जाना चाहती हैं। जिससे राह देख देख कर चलूँ, वह रोशनी कहाँ? वह रोशनी तो तुम्हारी विश्वास भरी आंखों की प्रेम पूर्ण दृष्टि है। मेरी मंगल ध्रुव, तुम जल्दी आओ, जल्दी चली आओ, मुझे अविचल बनाओ, मुझे बचाओ, मेरे हृदय को भर दो। महेंद्र ना जाने कब तक लिखता रहा। दूर और दूर से कई गिरजों की घड़ियों ने 3 बजाए। कलकत्ता की सड़कों पर गाड़ियों की घड़घड़ाहट थम चुकी थी। मोहल्ले के उस छोर पर किसी नटी के कंठ से विहाग की जो तान उठ रही थी, वह भी
सारी दुनिया पर फैली हुई शांति और नींद में बिल्कुल डूब गई। आशा को हृदय से याद करके और मन के आवेग को लंबे पत्र में जाहिर करके महेंद्र को काफ़ी राहत मिली और लेटते ही उसे नींद आने में जरा देर न लगी। सुबह उसकी नींद खुली तो बेला हो गई। कमरे में धूप आ रही थी। महेंद्र जल्दी से उठ बैठा। रात की बातें मन में हल्की हो गई थी। देखा रात की लिखी चिट्ठी दवात से दबी तिपाई पर पड़ी है। उसे फिर से पड़ गया। उसे लगा, अरे यह क्या किया मैंने, यह तो मन उपन्यास का वृतांत हो गया। गनीमत कहो कि भेजी नहीं। क्या सोचती आशा मन में, आधी तो वह समझती ही नहीं। रात को जो आवेग बेहिसाब बढ़ गया था, उसकी याद आते ही महेंद्र शर्मसार हो उठा। चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। सरल भाषा में आशा को एक छोटा सा पत्र लिखा। और कितनी देर करोगी तुम? तुम्हारे बड़े चाचा के आने में अगर विलम्ब हो तो मुझे वैसा लिखो, मैं खुद आकर तुम्हें ले जाऊंगा। अकेले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।